मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बच्चे, आप सभी को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके एग्ज़ाम के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचा हुआ है। इसी 2 दिन में जो भी आपको कुछ करना है, इसी 2 दिन में करना है। तो आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने में लगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन देखते रहिए। अगर बार-बार आप देखते रहेंगे तो कहीं न कहीं चीज़ें दिमाग में बन जाती हैं। फिर जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसे आप सॉल्व कर ले जाएँगे। तो बच्चे, चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, वो दिया हुआ है श्वास नली में सी शेप कार्टिलेज का प्रकार है। आपको ये बताना है कि सी शेप का जो कार्टिलेज होता है वो कौन सा कार्टिलेज होता है जो कि हमारे श्वास नली में पाया जाता है। तो बच्चे, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कॉस्टल कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज या फिर इलास्टिक कार्टिलेज। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। श्वास नली में जो सी शेप का कार्टिलेज होता है वो होता है हाइलिन कार्टिलेज। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पर, औषधीय गर्भपात में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि जो भी औषधीय तरीके से या फिर दवा खिला करके जो भी गर्भपात करवाया जाता है उसमें किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शन ये दिया है मीफेप्रोस्टोन, मीफेप्रिस्टोन तथा मीजोप्रोस्टोल, क्लोमिफेन तथा मीजोप्रोस्टोल या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। जो औषधीय तरीके से गर्भपात करवाया जाता है उसमें मीफेप्रिस्टोन तथा मीजोप्रोस्टोल औषधि का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वह अंग जो माता एवं गर्भस्थ शिशु को जोड़ने का काम करता है। अब आपको ये बताना है कि वह कौन सा अंग है जो माता और गर्भस्थ शिशु को जोड़ने का काम करता है। इसका ऑप्शन दिया है यमनिएटिक द्रव, नाभिरज्जु, प्लेसेंटा या फिर डेसिडुआ। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो होता है बच्चे, वो माता और शिशु को जोड़ने का काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बच्चा आपका, यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है। आपको बताना है यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह जो होता है, मतलब ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है जो सबको डोनेट कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है रक्त समूह ए और बी, रक्त समूह ओ, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी। तो आप सभी को पता होगा जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है। तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर, गर्भावस्था में उच्च रक्त के साथ एल्ब्यूमिन 1 या इससे अधिक हो तो कौन सी जटिलता से ग्रसित है। अब आपको बताना है कि अगर गर्भावस्था में एल्ब्यूमिन जो होता है वो हाई ब्लड के साथ 1 हो या इससे अधिक हो जाए तो महिला में कौन सा रोग हो सकता है, वो किस रोग से ग्रसित हो सकती है। इसको ऑप्शन दिया है बच्चे, प्री एक्लेम्पसिया, मधुमेह, हाइपोथायराइडिज्म या फिर एनीमिया। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाता है, प्री एक्लेम्पसिया जो होता है इससे ग्रसित होगी अगर किसी भी गर्भावस्था में उच्च रक्त के साथ एल्ब्यूमिन 1 या इससे अधिक हो जाए तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ऐसी एबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है लेकिन इसे रोका जाना संभव होता है। आपको ये बताना है कि कैसी एबॉर्शन की प्रक्रिया शुरू होती है जिससे रोका जाना संभव होता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है कंप्लीट एबॉर्शन, इनएविटेबल, थ्रेटन्ड, यहाँ पर थ्रेटन्ड होगा आपका, थ्रेटन्ड एबॉर्शन या फिर सेप्टिक एबॉर्शन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, थ्रेटन्ड एबॉर्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा। आपको ये बताना है कि कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, केंद्रक या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी ने सुना होगा कोशिका का ऊर्जा घर कह लीजिए या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल कह लीजिए, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या फिर पावर हाउस कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे कि एक महिला जिसने 4 केजी वजनी बच्चे को जन्म दिया हो तो उसे सामान्यतः निम्न में से किसके लिए जांचा जाएगा। ठीक है, तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है आपका मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया या फिर मधुमेह। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है, मधुमेह के लिए उसे यानी शुगर के लिए उसका जांच किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, कंगारू मदर केयर दिया जाता है। अब पहले समझ लीजिए कंगारू मदर केयर क्या है। तो कंगारू मदर केयर में क्या होता है, जो शिशु होता है उसे माँ के सीने से या फिर समझ लीजिए उसके स्किन से चिपका कर रखा जाता है जिससे जो
माँ के बॉडी का टेम्परेचर या गर्माहट है वो बच्चे में चला जाए, तो उससे क्या होता है कि बच्चे में बुखार वगैरह होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसी को बोलते हैं कंगारू मदर केयर। अब इसमें आपको ऑप्शन दिया है, किसके द्वारा दिया जाता है? माता द्वारा, पिता द्वारा, चिकित्सक द्वारा या फिर किसी की भी द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, माता द्वारा कंगारू मदर केयर दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का कौन सा चरण चल रहा है? आपको बताना है कि हमारे प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है उसका कौन सा चरण चल रहा है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या फिर चतुर्थ चरण? तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है, चतुर्थ चरण चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दिया 21 जून, 21 दिसंबर, 23 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन ये सही हो जाता है, 21 जून। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, विटामिन ए की कमी से होता है। आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी, स्कर्वी, रतौंधी या फिर रिकेट्स? तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, रतौंधी। आपका विटामिन जो ये वेरी वेरी आपका विटामिन बी की कमी से होता है, B1, और आपका स्कर्वी वो विटामिन सी की कमी से होता है बच्चे। रिकेट्स जो आपका विटामिन सी की कमी से होता है, इसे सूखा रोग भी कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, तो ये आपका विटामिन डी की कमी से, रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी सी से, और वेरी वेरी जो होता है आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है? आपको बताना है कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप होता है, वो कितने प्रकार का होता है? फेज 1 एंड फेज 2, चरण 1 एंड चरण 2, प्राथमिक एवं द्वितीय, या फिर टाइप ए एंड टाइप बी? तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन सी यहाँ पर सही जाता है, जो उच्च रक्तचाप होता है वो प्राथमिक एवं द्वितीय प्रकार का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चे आपका, रेड रिबन एक्सप्रेस संबंधित है। आपको ये बताना है कि रेड रिबन एक्सप्रेस किससे संबंधित है? मलेरिया जागरूकता से, एड्स जागरूकता से, पोलियो जागरूकता से, या फिर कैंसर जागरूकता से? तो यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन भी सही जाता है बच्चे, जो रेड रिबन एक्सप्रेस है वो एड्स जागरूकता से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, RBSK से तात्पर्य है। जो हमने पिछला वीडियो पढ़ाया उसमें भी आपका RBSK के क्वेश्चन पर चर्चा हुआ था। जो भी बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें वो जा करके देख लें, वो भी एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जा करके जितने भी ANM के वीडियो आप देखिए उसमें से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, और उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आने की संभावना बनती है। अब ऐसा तो हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि एग्जामिनर तो हम है नहीं, लेकिन कोशिश है कि जो भी प्रैक्टिस आपके करवाए जाए वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिले। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और प्लेलिस्ट में जा करके, या फिर जाइए, भी शायद प्लेलिस्ट नहीं बना है, तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ज़रूर जा करके प्रीवियस जो वीडियो है उसको देखेंगे। तो इसका ऑप्शन चलिए देख लेते हैं बच्चे, RBSK से तात्पर्य क्या है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बालिका स्वास्थ्य कार्यक्रम, राजस्थान बाल सूचना कार्यक्रम, या फिर राजकीय बाल सप्ताह कार्यक्रम? तो इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाता है, जो RBSK होता है वो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, HIV प्रभावित करता है। आपको ये बताना है कि जो HIV है वो किसको प्रभावित करता है? वृद्धि एवं विकास दर, तंत्रिका तंत्र, प्रतिरोधक तंत्र, हृदय के कार्य? तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही जाता है यहाँ पर, प्रतिरोधक तंत्र। जो HIV होता है बच्चे वो प्रतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, JSY योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन है? JSY योजना वही आपका जननी सुरक्षा योजना जिसे बोलते हैं, आपका वही JSY योजना है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में। अब इसमें हम देख लेते हैं कि इसका लाभ पाने वाला कौन है। वही महिलाएं जिनका संस्थागत प्रसव सरकारी अथवा अधिकृत अस्पताल में हुआ हो, दात्री महिलाएं, 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चे, या फिर सभी मधुमेह ग्रसित महिलाएं? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर आपको ऑप्शन ये सही हो जाता है, वही महिलाएं जिनका संस्थागत प्रसव सरकारी अथवा अधिकृत अस्पताल में हुआ हो। बच्चे आज आपको हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको एक और लेक्चर प्रोवाइड किया जाए जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रहें और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ज़रूर इंक्लूड किए जाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गर्भ निरोधक गोलियों के इस्तेमाल हेतु व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला अभियान है। आपको बताना है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उसके इस्तेमाल हेतु व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने वाला अभियान कौन सा है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, गोली की हमजोली, गोली की सहेली, हमजोली की बोली या फिर दो बच्चों में अंतर। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है बच्चे, गोली को हमजोली। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, आशा को एनआरएचएम से किस वर्ष जोड़ा गया। आपको ये बताना है कि आशा को एनआरएचएम से किस वर्ष जोड़ा गया। इसको ऑप्शन दिया गया 2007, 2005, 2009 या फिर 2010। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 2005। 2005 में आशा को एनआरएचएम से जोड़ा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मलेरिया किस प्रकार का रोग है। आपको बताना जो मलेरिया होता है वो कैसा है, बैक्टीरियल है, फंगल है, वायरल है, प्रोटोजोअल है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, यहाँ पर प्रोटोजोअल। मलेरिया जो है प्रोटोजोअल है टाइप का जो रोग होता है, मतलब कि ये प्लाज्मोडियम से होता है समझ लीजिए मलेरिया। तो ना बैक्टीरिया से होता है, ना फंगल से, ना वायरल से होता है, ठीक है। ये प्रोटोजोअल है, प्लाज्मोडियम से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, क्षय रोग किस रोग से ग्रस्त रोगियों में ज्यादा पाया जाता है। आपको बताना है कि जो टीबी है वो किस रोग से ग्रसित रोगियों में ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन दिया एचआईवी, अंधता, गुर्दे का संक्रमण या फिर हृदय रोग। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे, आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, एचआईवी। जो एचआईवी से ग्रसित व्यक्ति होंगे उनमें टीबी होने की संभावना जो होती है वो अधिक पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इनमें से स्वास्थ्य टीम का कौन सा सदस्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा स्वास्थ्य टीम होगा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन दिया स्वास्थ्य सहायक, जन स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ये जितने भी हैं ये सारे सदस्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चे आपका, कोरोना रोधी नेजल स्प्रे किस देश के द्वारा विकसित की गई। आपको बताना है कि जो कोरोना रोधी नेजल स्प्रे है वो किस देश के द्वारा विकसित की गई। इसका ऑप्शन दिया ब्रिटेन, चीन, अमेरिका या फिर भारत। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ये सही हो जाता है, ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा कोरोना रोधी नेजल स्प्रे विकसित की गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सीपीसी उपकरण जीवन वायु किसके उत्पादन से संबंधित है। ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे पर आपको ऑप्शन ये सही जाता है, सीपीसी उपकरण जीवन वायु जो है वो ऑक्सीजन उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर, शरीर का भार कम करने वाले संतुलित आहार में नहीं लेने चाहिए। आपको बताना है कि शरीर का भार कम करने वाले संतुलित आहार में से क्या नहीं लेना चाहिए। इसको ऑप्शन दिया है दूध व अंडा, अधिक मिठाइयाँ, नमकीन भोज, मांस व दालें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, अधिक मिठाइयाँ, नमकीन भोज। ये जो है शरीर का भार कम करने वाले संतुलित आहार में से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर मिठाइयाँ और वगैरह आप खाते हैं तो क्या होता है कि आपके शरीर का जो भार होता है, वेट होता है, वो बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हमारे शरीर में मुंह की हड्डी कितनी होती है। जो फेशियल बोन होता है आपका वो कितना होता है बच्चे। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, 14। वैसे अगर हम बात करेंगे कि स्कल और फेशियल दोनों मिला करके तो आपके कितने बोन होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे बच्चे, तो आपके टोटल 22 होते हैं, ठीक है। और अगर हम कान वगैरह की हड्डी भी जोड़ लेंगे या फिर हाइड भी जोड़ लेंगे तो हमारे स्कल की अगर बात आ जाती है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके स्कल में कितने बोन है तो स्कल में आपके 29 बोन होते हैं। वैसे अगर केवल फेशियल मुंह की हड्डी पूछी जा रही है तो आपका कितना हो जाएगा, 14 यानी 14। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, यूट्रस का आकार कैसा होता है। जो गर्भाशय होता है उसका आकार बताना है आपको, बादाम के आकार का, डोम के आकार का, नाशपाती के आकार का या फिर अन्य आकार का। इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है, यहाँ पर नाशपाती के आकार का यूट्रस यानी कि जो आपका गर्भाशय होता है उसका आकार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सेल के पावर हाउस को क्या कहते हैं। वही सेम क्वेश्चन आपका हो गया, चाहे पावर हाउस आप द सेल कह दे, चाहे कोशिका का शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह कुछ भी कह ले, तो आपका यहाँ पर माइट्रोकांड्रिया सही हो जाता है। सेल के पावर हाउस को माइट्रोकांड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं या फिर सेल के पावर हाउस को माइट्रोकांड्रिया कहते हैं, एक ही बात हुई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, उपकेंद्र मुख्यतः किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है। आपको बताना है कि जो उपकेंद्र होता है वो किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवा के क्रियान्वयन से संबंधित है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है
रोकथामात्मक, अधीक्षक, उन्नायक या फिर पुनर्वास। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, आपका ऑप्शन ये सही जाता है यहाँ पर, रोकथामात्मक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, CMHO का पूरा नाम क्या है? CMHO का पूरा नाम क्या होता है बच्चे, आपको ये बताना है। इसको ऑप्शन दिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रजनन शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या फिर संयुक्त निदेशक चिकित्सा सेवाएं। तो CMHO का जो फुल फॉर्म होता है बच्चे, वो आपका होता है चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाता है आपका यहाँ पर, ये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ से, निम्न में से गर्भ निरोधक का अस्थायी साधन है। इसको ऑप्शन दिया आपका ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, कॉपर्टी या फिर एपेंडेक्टोमी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी जो होता है वो अस्थायी साधन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, USAID का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है जो USAID है उसका पूरा नाम क्या है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, जो USAID होता है या फिर यूसैड कह लीजिए, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय लगाया जाता है? आपको यह बताना है कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है, BCG, पेंटावेलेंट का टीका, खसरे का या फिर DPT का टीका। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाता है, BCG। BCG का टीका जो है वो जन्म के समय लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे हमारा, निम्न में से एनम द्वारा किया जाने वाला कार्य है। आपको बताना है कि जितने ऑप्शन दिए इनमें एनम द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना, गृह मुलाकात करना, कंडोम एवं मालायन का वितरण करना या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करेंगे, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये सारे कार्य जो है आपके एनम द्वारा किए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, एक गर्भवती महिला को निम्न में से कौन सा टीका आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन आपका दिया हुआ है, BCG, पेंटावेलेंट, खसरे का या फिर DPT का। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट का टीका जो है वो गर्भवती महिला को आवश्यक रूप से लगाया जाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, AFHS कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? जो आपका AFHS कार्यक्रम है वो किशोर स्वास्थ्य से संबंधित है। किसके अंतर्गत आता है? किशोर स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, विश्व क्षय रोग कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 21 दिसंबर, 23 सितंबर या फिर 15 अगस्त। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन ये सही हो जाता है बच्चे, 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व TB दिवस या फिर विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर आपका दिया हुआ है, सामान्य प्रसव की अवस्था में महिला द्वारा अपने नवजात को स्तनपान कराना या फिर करवाना कब प्रारंभ कर देना चाहिए? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, जन्म के दूसरे दिन, जन्म के तुरंत बाद, आधे घंटे के अंदर, जन्म के 4 घंटे बाद या फिर जन्म के 6 घंटे बाद। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, जन्म के तुरंत बाद, आधे घंटे के अंदर जो है, जैसे कि अगर किसी भी बच्चे की डिलीवरी हुई है तो उसके तुरंत बाद या फिर आधे घंटे के अंदर स्तनपान करवाना प्रारंभ कर देना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, यदि एक बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक 9 माह की उम्र में दी गई हो तो दूसरी खुराक कब दी जाएगी? इसको ऑप्शन दिया है 10 माह में, 13 माह में, 15 माह में, फिर 24 माह में। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सी सही जाता है यहाँ पर। अगर एक खुराक 9 माह की उम्र में दी गई है तो जब बच्चा 15 माह का हो जाएगा, उसकी उम्र हो जाएगी 15 महीने की, तब उसे दूसरी खुराक दी जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर, व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले निम्न पदार्थों में से कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। आपको बताना है जितने पदार्थ दिए गए इनमें से कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, दही, पनीर, खोवा या फिर ये सभी। तो आप सभी को पता होगा इन तीनों से कैल्शियम मिलता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण
सेवक व्यक्ति को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होता है तो ये से होगा बच्चे, यहाँ पर ऑक्सीकरण से सेवक गलती से लिख गया। सेव व्यक्ति को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6.5 किलो कैलोरी या फिर 1000 किलो कैलोरी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है। यहाँ पर 4 किलो कैलोरी जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लैरिंक्स का संबंध शरीर के किस तंत्र से है? अब आपको बताना है कि जो लैरिंक्स का संबंध है वो किस तंत्र से होता है? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या फिर नर जनन तंत्र। तो बच्चे आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो लैरिंक्स का संबंध होता है वो किससे होता है? आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, मानव शरीर में कार्डियक कपाट कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है कि मानव शरीर में कार्डियक कपाट कहाँ पर पाया जाता है। तो इसको ऑप्शन चलिए देखते हैं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे आपका, ग्रशिका एवं आमाशय के मिलान बिंदु पर, आमाशय एवं ग्रहणी के मिलान बिंदु पर, हृदय में पाए जाने वाले दाएं अलिंद, दाएं निलय होगा आपका यहाँ पर निलय, निलय के बीच में, या फिर हृदय में पाए जाने वाले बाएं अलिंद व बाएं निलय के बीच में। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही जाता है। हृदय में पाए जाने वाले बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच में जो है आपका कार्डियक कपाट पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, मानव मादा में प्रसव प्रक्रिया की कौन सी स्टेज को अवलोकन अवस्था भी कहा जाता है? इसको ऑप्शन दिया हुआ, प्रथम स्टेज, द्वितीय स्टेज, तृतीय स्टेज या फिर चतुर्थ स्टेज। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं आपका तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है बच्चे, चतुर्थ स्टेज। जो मतलब फीमेल होती है उनमें प्रसव जब प्रक्रिया हो जाता है तो उसकी चतुर्थ स्टेज को अवलोकन अवस्था कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गर्भावस्था के दौरान महिला को टीटी के 2 टीके लगाए जाते हैं। टीटी मतलब आपका वही टिटनेस का टीका हो गया बच्चे। दूसरा टीका पहले के कितने समय बाद लगना चाहिए? आपको ऑप्शन दिया हुआ है 15 दिन, 1 दिन, 2 दिन या फिर 9 दिन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, 1 दिन। गर्भावस्था के दौरान महिला को टीके यानी टिटनेस के 2 टीके लगाए जाते हैं, जिनमें से पहले टीके के 1 दिन बाद दूसरा टीका लगना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, एक गर्भवती महिला के शरीर में सर्वाधिक परिवर्तन शरीर के किस भाग में होता है? आपको ये बताना है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके शरीर में सबसे अधिक परिवर्तन शरीर के किस भाग में होगा? इसको ऑप्शन दिया हुआ है, योनि में, गर्भाशय में, सिर में या फिर शरीर के सभी भाग में समान मात्रा में परिवर्तन होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, गर्भाशय में, यूट्रस में। सबसे ज्यादा परिवर्तन किस में होता है? यूट्रस में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, निम्न में से कौन से लक्षण की मौजूदगी एक गर्भवती महिला एक्लेम्पसिया होने की ओर इशारा करती है? इसका ऑप्शन दिया हुआ, उच्च रक्तदाब, बुखार एवं प्रोटीन्यूरिया, अत्यधिक उल्टी होना, योनि में असामान्य रक्तस्राव होना, उच्च रक्तदाब, दौरे एवं प्रोटीन्यूरिया। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, अत्यधिक उल्टी होना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से गर्भाशय के चारों ओर पाई जाने वाली सबसे मोटी दीवार है। आपको बताना है कि जो यूट्रस के चारों ओर पाई जाती है उसमें सबसे मोटी दीवार कौन सी होती है आपका? तो यहाँ आपका हो जाएगा मेनिंजेस, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम या फिर पेरिकार्डियम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है वो यूट्रस के चारों तरफ पाई जाने वाले सबसे मोटी दीवार होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ANC से आप क्या समझती हैं? आपको ये बताना है ANC क्या है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, प्रसव पश्चात रक्तस्राव मतलब कि डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग या फिर डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग या फिर डिलीवरी से पहले देखभाल या फिर डिलीवरी की फिक्स डेट संभावित तिथि। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है, प्रसव पूर्व देखभाल मतलब डिलीवरी से पहले जो देखभाल होता है उसे बोलते हैं ANC। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्न में से कौन सा वैक्सीन IM द्वारा लगाई जाती है? आपको बताना है कि इंट्रामस्कुलर के थ्रू कौन सी वैक्सीन जो है लगाई जाती है। आपको ऑप्शन दिया है OPV, IPV वैक्सीन, विटामिन A का घोल या फिर BCG। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, IPV। IPV जो है वो IM द्वारा यानी इंट्रामस्कुलर के थ्रू लगाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, NUHM का पूरा नाम है। आपको बताना है जो NUHM है
उसका फुल फॉर्म क्या होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या फिर समेकित बाल विकास योजना। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, NUHM का पूरा नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यूरिन में शुगर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? यूरिन में अगर ऐसा लगे कि शुगर है तो उसका अगर हमें जांच करना है, पता लगाना है, तो किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यूरिया, एसीटोन, हीमोग्लोबिन या फिर बेनेडिक्ट घोल। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है, यहाँ पर बेनेडिक्ट घोल का यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे यहाँ पर, निम्न में से कौन सी बीमारी के दौरान रोग में बलगम के साथ खून आ सकता है? आपको बताना है ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें बलगम के साथ ब्लड भी आ सकता है, पोलियो, क्षय रोग, रेबीज या फिर एड्स। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी सही जाता है यहाँ पर, क्षय रोग। जो आपका ट्यूबरक्लोसिस होता है उसी में रोग के साथ बलगम बलगम के साथ में ब्लड आने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चे, निम्न बीमारियों में से बैक्टीरिया जनित संक्रामक बीमारी, आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है, पोलियो, डिप्थीरिया, खसरा या फिर ये और भी दोनों। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होता है, डिप्थीरिया। बाकी पोलियो, खसरा जो है आपका वायरस से होने वाला है, डिप्थीरिया जो है आपका ये किससे, ये बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होने वाला संक्रामक बीमारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चे आपका यहाँ पर, निम्न संक्रामक बीमारी में से किस बीमारी के संचरण में चूहों का योगदान है? मतलब चूहों के द्वारा कौन सा बीमारी जो होता है संचारित होता है या फिर उसका संचरण होता है या कह लीजिए फैलता है? तो इसका ऑप्शन दिया प्लेग, मलेरिया, टाइफाइड, रेबीज। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, आपका ऑप्शन ये सही जाता है, प्लेग। प्लेग जो होता है वो चूहों के द्वारा फैलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पर, निम्न में से कौन सा जैविक चिन्ह है? आपको बताना है जैविक चिन्ह कौन सा, तापमान, पल्स रेट, श्वसन दर या फिर ये सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ये तीनों ही आपके जैविक चिन्ह है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, एक वयस्क पुरुष का सामान्य हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है 9.5 से 11.5 ग्राम, 7.6 से 9.6 ग्राम, 12 से लेकर के 14 ग्राम या फिर 17.5 से 19.5 ग्राम। तो बच्चे आपका इसमें जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, जैसा कि आपके बुक्स वगैरह में कहीं कहीं लिखा मिलता है आपको। तो अगर पुरुष का जो देखा जाता है कि उनका कितना होना चाहिए, जो पुरुष का है हीमोग्लोबिन, तो आपका 13 से लेकर के बच्चे 13.5 से लेकर के 17.5 होना चाहिए। लेकिन इसमें आपका ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो आप क्या होता है कि जब आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर ना मिले जो कि आपने पढ़ा है तो उसके लगभग में टिक करते हैं। तो यहाँ पर अगर वैसे सही होना चाहिए आपका तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए, क्योंकि 13.5 और 17.5 के नज़दीक में तो आपका यही है। और अगर हम महिला की बात करेंगे बच्चे तो महिला में जो ये होता है 12.5 से 15.5। लेकिन अगर ये वैल्यू आप नहीं मिलती आपको ऐसे 9.5 से 11.5 लिखता है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। ये जैसा आपके ऑप्शन में रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से करिएगा। तो वैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही मानेंगे, इसलिए क्योंकि आपका 13.5 से 17.5 होता है, जो कि ये वैल्यू आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी दवा का उपयोग अस्थमा के रोगी में नेबुलाइजेशन के लिए किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है एजिथ्रोमाइसिन, सॉल्ब्यूटामोल, रेनिटिरिन या फिर पैरासीटामोल। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही जाता है, सॉल्ब्यूटामोल। सॉल्ब्यूटामोल जो है ये अस्थमा के रोगी में नेबुलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन न्यूमोनिया से बचाव करती है? अब कौन सी ऐसी वैक्सीन हो जो न्यूमोनिया से भी बचाव करती है? इसको ऑप्शन दिया ओपीवी, पेंटावेलेंट, एमएमआर या फिर बीसीजी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है वो न्यूमोनिया से भी बचाव करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, निम्न थेरेपी में से पीलिया के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली थेरेपी कौन सी है? एमडीटी, डॉट्स थेरेपी, आर्ट या फिर फोटोथेरेपी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, फोटोथेरेपी। जो पीलिया के उपचार हेतु उपयोग में लाई जाती है वो कौन सी थेरेपी होती है? आपकी फोटोथेरेपी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से वेजोडाइलेटर दवा का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है कि वेजोडाइलेटर दवा का उदाहरण कौन सा है? डल्कोलेक्स, एमिनोफाइलिन, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर डाइजीपाम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है बच्चे। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो वेजोडाइलेटर दवा का एग्जाम्पल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पेंसिलिन नामक दवा का सबसे सामान्य टॉक्सिक प्रभाव कौन सा है? आपको बताना है कि जो पेंसिलिन नाम का दवा होता है उसका सबसे सामान्य टॉक्सिक प्रभाव कौन सा है? दस्त, कब्ज, अतिसंवेदनशीलता या फिर खून की कमी। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पर, अतिसंवेदनशीलता। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, सीपीआर का शब्द विस्तार क्या है? आपको बताना है सीपीआर का शब्द विस्तार या फिर कह लीजिए फुल फॉर्म क्या है? तो इसको ऑप्शन दिया है, कार्डियो पल्मोनरी रिसुस्टेशन या फिर कार्डियो पल्मोनरी रेस्ट, चेस्ट पल्मोनरी रेस्ट या फिर क्रोनिक पल्मोनरी रेस्ट। तो इस क्वेश्चन के बच्चे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन ये यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, टोडलर से आप क्या समझते हैं? आपको पता है ना टोडलर क्या है? टोडलर का क्या मतलब होता है? 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, माँ के गर्भ में मौजूद बच्चे या फिर 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है बच्चे, 1 से 3 वर्ष तक के बच्चे। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको अभी एक और लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी जो क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके। और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आप लोग के पास अब बिल्कुल समय नहीं, यही अंतिम समय है जिसमें आप अपना कुछ भी एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप अपना बेस्ट से बेस्ट करके आएंगे। लेकिन अगर आप अपना कंसंट्रेशन बना करके पढ़ाई करेंगे, आप इधर उधर टाइम ना वेस्ट करके अपनी पढ़ाई में लग जाइए। सिर्फ 2 दिन का मौका है आपके पास। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।